Welcome to my YouTube channel. This series is all about Indian legal and constitutional history. In this video, we're going to talk about chapter 1, that is Charter of 1600, East India Company. So let's get into the video. इंडियन लीगल हिस्ट्री स्टार्ट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि स्टैब्लिश की गई थी जहांगीर रीजन के टाइम पे, और ये सूरत के अंदर स्टैब्लिश करी गई थी। सूरत के अंदर ही क्यों? क्योंकि सूरत एक ऐसी जगह थी जहाँ से ब्रिटिश को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, और सबसे बड़ा पोर्टेबल स्टेशन उस टाइम पे सूरत ही था। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों आई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका सोल ट्रेडिंग पर्पस था, मतलब कि उसको सिर्फ ट्रेड करना था, वो आई ट्रेडिंग के लिए थी। बट इवेंचुअली कि कंपनी इन्वॉल्व हो गई पॉलिटिक्स के अंदर, एक्ट करने लगी एज एन एजेंट ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म इन इंडिया के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ चार्टर की अपन बात करें तो पहला तो इसी के चार्टर ऑफ 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करी गई थी बाय क्राउन ऑन 31 दिसंबर 1600। रॉयल चार्टर उन्होंने इशू करा था और इस्टेब्लिश करा था कंपनी को। तो जो कंपनी का ऑफिशियल नेम था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। ये कंपनी एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी ओपन हुई थी। इसका जो टेन्योर है वो 15 ईयर्स का था। बट ऐसा कहा गया था कि अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं रहता है तो क्या क्राउन जो है ना वो क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है, मतलब हटा सकता है इस कंपनी को 2 साल के नोटिस से पहले पहले। बट जो चार्टर ऑफ 1609 था उसके अंदर क्या हुआ कि ये जो जेम्स वन था ना, उन्होंने क्या करा कि जो टेन्योर है कंपनी का उसको अनलिमिटेड कर दिया, और जो नोटिस है वो उसको 2 ईयर नोटिस से 3 ईयर नोटिस कर दिया। चार्टर के अंदर क्या डिफाइन है? चार्टर के अंदर डिफाइन है पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द कंपनी। ऑल्सो चार्टर के अंदर ये भी डिफाइन है कि कंपनी कहाँ से लेके कहाँ तक ट्रेड करेगी। तो कंपनी ट्रेड करेगी केप ऑफ गुड होप ईस्टवर्ड से लेके स्टेट्स ऑफ मेगालैंड इंडिया तक। ये जरूर लिखना एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका ये जो है ये भी इसके अंदर जोग्राफिकल लिमिट के अंदर फॉल होते हैं। कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट जो था वो परमिटेड नहीं था बिना लाइसेंस के ट्रेड करने के लिए इन एरिया के अंदर। अब अपन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो फर्स्टली मैनेजमेंट की बात करें तो जो कंपनी का मैनेजमेंट था वो कम्प्लीटली हाथों में था गवर्नर एंड डायरेक्टर्स के, जिनको अपन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो वन गवर्नर और 24 डायरेक्टर्स को मिलकर बनाया जाता है। इनका था 1 ईयर का होल्डिंग, और जो जनरल कोर्ट होता है ये इनको रिमूव कर सकता है अगर ये कोई करप्शन करते हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इनको रिमूव करा जा सकता है बिफोर 1 ईयर, और ये एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। वहीं अपन बात करें लेजिस्लेचर की, तो लेजिस्लेचर जो है वो ऑथोराइज था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कम्प्लीटली। वो क्या कर सकते थे? वो कर सकते थे मेक लॉज बना सकते थे, एंड बाय लॉज क्या होते हैं? बाय-लॉज वो लॉज होते हैं जो लोकल अथॉरिटी के थ्रू इम्पोज किए जाते हैं, उन लॉज को अपन बाय-लॉज कहते हैं। ये क्या कर सकते थे? डिसाइड कर सकते थे पेटी ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड शॉर्ट टर्म इम्प्रिजमेंट, ये सब ये लोग डिसाइड कर सकते थे। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। थी चार्टर की लिमिटेशंस थी कि इनएफिशिएंसी थी, कोई काम फटाफट से नहीं होता था, लेजिस्लेचर पावर जो थी वो लिमिटेड थी, लीगल कोर्ट नहीं था प्रोसीडिंग सिस्टम के लिए। इनएफिशिएंसी ऐसे कि जैसे कि अगर है ना कोई भी मैटर होता था, कोई भी ऑफेंस वगैरह हो जाते थे, तो उसके लिए ब्रिटिश के पास वहाँ पे एकदम इंग्लैंड में उन लोगों को कंप्लेन भेजनी पड़ती थी, देन रिस्पॉन्स आता था, देन वर्कआउट होता था उसके ऊपर। था फर्स्ट में 1609 के अंदर इसमें किंग जेम्स वन ने चार्टर ऑफ 1600 को रेवेन्यू करा था, क्योंकि जो प्रॉफिट था ना वो फ्लरिश, जो कंपनी थी ना वो फ्लरिश कर रही थी, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हो रहा था, तो इसलिए। तो उसके अंदर टेन्योर मैंने जैसे पहले बताया अनलिमिटेड कर दिया गया, टर्मिनेशन 3 ईयर नोटिस का कर दिया गया कि 3 साल पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर तुम्हें कंपनी बंद करवानी है तो। वहीं फिर रॉयल ग्रांट्स ऑफ 1615 की बात करें तो ऐसा होता था कि जो वेसल्स होते थे ना, जैसे जहाज वगैरह एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अपन करते थे, तो जहाज वगैरह होते थे ना, तो उसके ऊपर अगर कोई सर्वेंट कोई क्राइम कर देता था, ऑफेंस कर देता था, तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं थी। बट आफ्टर दिस रॉयल ग्रांट के बाद जो पनिशमेंट्स थी वो मिलने लग गई। रॉयल ग्रांट ऑफ 1623 ये था कि जो सर्वेंट्स थे ना जो लैंड पे थे, उन लोगों को भी कोई ऑफेंस के लिए पनिशमेंट नहीं मिलती थी, कंपनी कोई नहीं कर सकता था, तो उन लोगों को परमिशन मिल गई कि हाँ भाई तुम पनिश कर सकते हो ऑफेंसेस के लिए इन लोगों को। इम्पैक्ट क्या हुआ? एक्सटेंड हुई लेजिस्लेचर पावर और अथॉरिटी ऑफ कंपनी भी एक्सपेंड हुई, मतलब कि स्ट्रेंथ हुई। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।
Thank you so much. If this video helped you, like, subscribe and comment below. Support this channel. Thank you so much. और अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छे से एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाऊं तो कमेंट करके मुझे बताओ, जिससे कि मैं PDF डाल दूं।